205 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम 26 का पेपर होने वाला है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए मैंने आपको पहले ही 2 अंक की वाली, 3 अंक की वाली, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दी, प्रश्न बताते जा रहा हूँ। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। क्लास 12th जियोग्राफी के पेपर में बात करें 4 नंबर का केवल एक क्वेश्चन आता है। बाकी अन्य सब्जेक्ट में देखें तो 3 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जियोग्राफी के पेपर में 4 नंबर का केवल एक ही क्वेश्चन आता है। तो क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपके 5-5 नंबर पे 2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, एक भारत का मानचित्र, एक विश्व का मानचित्र, तो उसमें आपके जो नंबर होते हैं वो कवर हो जाते हैं। और भूगोल का पेपर आपका 70 नंबर का रहता है। ओके, तो 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के लिए, तो उनको आपको तैयार करके रखना है। तो जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2012 की आपको कोई 4 विशेषताएं बतानी है। तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2012 की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? तो डायरेक्ट इनको आपको क्या है परफेक्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। नीति की विशेषताएं, अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के इष्टतम विकास के लिए एक राष्ट्रीय जल ढांचा, कानून, व्यापक कानून की आवश्यकता पर जोर, फिर जल संसाधनों की संरचना को डिजाइनिंग और प्रबंधन के लिए जलवायु परिवर्तन मद्देनजर अनुकूल रणनीतियों और स्वीकारता मापदंडों का समीक्षा पर जोर दिया गया। पानी के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी के उपयोग के लिए बेंचमार्क विकसित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, यानी जल पद चिन्ह और जल ऑडिटिंग की होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की शर्तों में बड़ी असमानता को दूर करने की सिफारिश की गई। जल संसाधन परियोजनाओं और सेवाओं का प्रबंधन सामुदायिक भागीदारी से किया जाना चाहिए। तो यह है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2012 की विशेषता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भरमौर जनजातीय विकास कार्यक्रम के कौन से सामाजिक लाभ प्राप्त हुए हैं? अब दोस्तों आपको सबसे पहले कमेंट करके बताना कि भरमौर जनजाति कहाँ पाई जाती है। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको बताया था, तो समझाया था भरमौर जाति के बारे में, और हाँ मैंने आपको समझाते समय बताया था कि कहाँ की जनजाति है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो ये आप सबसे पहले बताइए। अब क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है कि भरमौर जनजाति विकास कार्यक्रम में सामाजिक लाभ क्या उनसे प्राप्त होते हैं। तो ये क्रम से दिए हैं कि इस क्षेत्र में संसाधनों का विकास हुआ, फिर स्कूल, अस्पताल, पीने योग्य पानी, सड़क तथा संचार व्यवस्था का विकास हुआ, साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई, लिंग अनुपात में सुधार तथा बाल विवाह में कमी हुई। इस क्षेत्र में स्त्री साक्षरता दर 1971 में 1.88% से बढ़कर 2011 में 65% हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारतीय कृषि की आपको क्या 4 समस्याएं लिखनी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो भारत की कृषि की समस्या क्या है। पहला अनियमित मानसून पर निर्भर। जो भारत की कृषि होती है तो क्या मानसून पर निर्भर रहती है, लेकिन यहाँ जो भारत का मानसून है वो क्या अनियमित होता है। भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। शेष कृषि क्षेत्र क्या फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर होता है। पूरा जो आपके 1/3 को छोड़कर जितना भी हिस्सा बच रहा है वो क्या वर्षा पर निर्भर है। और मान लीजिए वर्षा नहीं होती है तो फिर क्या है दिक्कत हो जाएगी। तो वही बातें यहाँ बताई जा रही हैं। और निम्न उत्पादकता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत की फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलों जैसे चावल, गेहूं, कपास, तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम है। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम गृह उत्पादकता में भी कम होती गई है। इसके साथ ही छोटे खेत और विखंडित जोतें होती हैं। भारत में सीमांत तथा छोटे किसानों की संख्या अधिक है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भू जोत हैं और लगभग 40% किसानों की जोतों का आकार क्या है 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार भी सिकुड़ रहा है। विखंडित व छोटे जोतें भू आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी हैं, ये आपका दिया हुआ है। फिर वाणिज्यकरण का अभाव है। अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए क्या पर्याप्त भू संसाधन भी नहीं है। अधिकतर उपांत तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती हैं। यद्यपि सिंचित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण और वाणिज्यीकरण हो रहा है। तो ये हो जाती है हमारी भारतीय कृषि की 4 समस्याएं। मैन आपको जब तैयार करें आंसर आप तैयार कर रहे हैं तो आपको मेन हेडिंग तैयार होनी चाहिए। अनियमित मानसून पर निर्भर,
निम्न उत्पादकता, छोटे खेतों और विखंडित जोतें और वाणिज्यीकरण का अभाव, ये है आपकी भारतीय कृषि की 4 विशेषताएं। और फिर नेक्स्ट हमारा सौर ऊर्जा का संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखनी है। तो सौर ऊर्जा के बारे में आपको यहाँ बताना है। तो फोटो वोल्टाइक सेलों में विपासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए जिन 2 प्रक्रम बहुत ही प्रभावी माना गया है वे है फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। अन्य सभी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत की अपेक्षा सौर तापीय प्रौद्योगिकी अधिक लाभप्रद है। यह लागत, प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। सौर ऊर्जा कोयला अथवा तेल आधारित संयंत्रों की अपेक्षा 7% अधिक और नाभिकीय ऊर्जा से 10% अधिक प्रभावी है। यह समानतः हीटरों, फसल शुष्कों और कुकर्स आदि जैसे उपकरणों में भी अधिक उपयोग की जाती है। भारत के पश्चिमी भागों में गुजरात व महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा के विकास से अधिक संभावना है। क्यों अधिक संभावना है? क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत तेजी से होती है, सूर्य की डायरेक्ट प्रकाश पड़ता है और जहाँ ज़्यादा गर्मी सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट मिल रहा है, सौर ऊर्जा वहाँ क्या लाभकारी होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में जल संसाधनों की कमी के लिए उत्तरदायी कोई 4 कारण बताइए। भारत में जल संसाधन की कमी होती जा रही है, इसके क्या कारण है? ओके, तो वो आपको यहाँ बताने हैं। तो भारत में जल संसाधनों की कमी का मुख्य कारण है सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग। सिंचाई तथा कृषि का उपयोग में पृष्ठीय जल का 89% और भूमिगत जल का 92% भाग उपयोग में आता है, किंतु फिर भी सिंचाई की मांग पूरी नहीं हो पाती है। चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। यानी सबसे पहली समस्या क्या है? सिंचाई के लिए जल की अधिक मांग। ओके, यहाँ जो हमारे जल संसाधन का सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहा है? इस सिंचाई में खर्च हो रहा है। ओके, 89% कम से कम जो पृष्ठ का जल होता है वो उसका उपयोग कर लिया जाता है। 92% भाग जमीन के अंदर का उपयोग कर लिया जाता है। इसके बाद भी क्या है, सिंचाई की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। सिंचाई के अतिरिक्त अधिक जनसंख्या के कारण पेयजल और घरेलू कार्यों के लिए भी जल की खपत अधिक हो रही है। औद्योगिकरण के कारण उद्योगों के लिए भी जल की मांग बढ़ रही है। देश में वर्षा केवल 4 महीने होती है, शेष 8 माह सूखे बीतते हैं। वर्षा जल को संचित करने के पर्याप्त प्रयास भारत में नहीं किए जाते हैं। ये आपके क्रम से दिए हैं 1, 2, 3, 4 पॉइंट में तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के कोई 4 उपाय लिखिए। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय कौन कौन से? पहला है जल प्रबंध नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना, ताकि फसल रक्षण, सिंचाई व चारागाह विकास की व्यवस्था की जा सके। फिर इस क्षेत्र में जल सघन फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए, बल्कि बगाती कृषि जैसे खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। कमानी क्षेत्र में नहर के जल का समान वितरण होना चाहिए तथा मार्ग में बहते जल की क्षति कम करने के उपाय किए जाने चाहिए, जैसे नालों को पक्का करना, भूमि का विकास, समतलन एवं बाड़बंदी पद्धति लागू करना चाहिए। ये आपके इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। आगे नेक्स्ट है वनीकरण, वृक्षों का रक्षण, मेखला का विकास, चारागाह विकास के अलावा पारितंत्र विकास पर जोर देना। इस क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर भू आवंटियों को कृषि के लिए वित्तीय एवं संस्थागत सहायता प्रदान करना होना चाहिए, संस्थागत सहायता प्राप्त होनी चाहिए। ये दोस्तों आपका इंदिरा गांधी कमानी नहर के सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप क्या प्रॉपर पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले, इसके साथ ही विश्व का मानचित्र, भारत का मानचित्र, अति महत्व वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, तो आप क्या जियोग्राफी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जियोग्राफी कोर्स को लेने के लिए आपको प्ले स्टोर से सारी क्लास ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से दोस्तों आपको जियोग्राफी कोर्स लेना है। जियोग्राफी कोर्स की वैसे फीस बहुत कम है और अगर मैं आपको कूपन कोड दे रहा हूँ जियोग्राफी 70 कूपन कोड अप्लाई करेगा, सीधे दोस्तों आपको क्या है 100 रुपये का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, तो फीस और कम हो जाएगी। यानी नाम मात्र की फीस में कंप्लीट आपको पीडीएफ मटेरियल प्राप्त हो जाएगा, जिससे आपके आसानी से तैयारी कर पाएंगे और बार बार आप रिवीजन कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर भारतीय कृषि के आपको प्रकार बताइए। तो आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर भारतीय कृषि के प्रकार क्रम से हमारे दिए हुए हैं, जैसे सिंचित कृषि और वर्षा कृषि निर्भर। सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि ये आपके दिए हैं। आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर कृषि के 2 भागों में बांटा गया है, सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर कृषि। अब सिंचित कृषि में आता है हमारा रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादक सिंचाई कृषि। वर्षा निर्भर कृषि में आता है शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। तो इनके बारे में आपको तैयार करके रखिएगा। नॉर्मल दिया हुआ है, 2 लाइन में दिया हुआ है, तो एक बार पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
जल संसाधनों का ह्रास सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देता है। इसे उपयुक्त उदाहरण के सहित आपको समझाना है। तो जल संसाधनों का ह्रास यानी कमी हो रही, जल संसाधन में कमी हो रही है, इसे सामाजिक जो द्वंद्व है, विवाद है, वो बढ़ते जा रहा है, जन्म दे रहा है। किस तरीके से आप इसे कह सकते हैं, इसको उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो जल संसाधन को ह्रास सामाजिक द्वंद्व विवादों को जन्म देता है। अंतरराज्यीय विवादों के कारण बड़े पैमाने में जल का उपयोग की समस्या ही पैदा हुई है। नर्मदा, चंबल, दामोदर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी आदि नदियाँ 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं। अन्य नदियों में जैसे ब्रह्मपुत्र और कोसी, गंडक, सिंधु, सतलज आदि नदियां पड़ोसी देशों से होकर बहती हैं और भी अंतर्राष्ट्रीय नदियां हैं। ऐसी परिस्थितियों में सभी राज्य या देश जिनके होकर नदी बहती है, नदी के भागीदार बन जाते हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि राजनीतिक मतभेद के कारण नदियों के जल का उपयोग नहीं हो पाता है। भारत में ऐसी अनेक समस्याएं हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल विवाद एक ऐसा ही उदाहरण है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद तथा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बीच नदी जल का बंटवारा कुछ ऐसे ही विवाद है। तो उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाया जा रहा है कि जल संसाधन की कमी, ह्रास हो रहा है, तो सामाजिक जो द्वंद्व विवाद है वो क्या है, बढ़ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, वर्षा जल संग्रहण की आपको विधियां बताइए। वर्षा जल संग्रहण, ओके, बरसात के पानी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं, इसकी आपको विधियां बतानी। सबसे पहले कि मकानों की छत में गिरने वाले वर्षा के जल को वाटर हार्वेस्टिंग विधि द्वारा हम क्या संग्रहण करना चाहिए। यह जल व्यर्थ जाने से जगह भूमि में प्रवेश कर भूमि के जल स्तर को क्या वृद्धि करेगा। इस आदि खेतों और गांवों में तालाबों का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे जल भूतल पर उपलब्ध रहेगा तथा भूजल स्तर स्थिर रहेगा। और बाकी इस प्रकार से आपके दिए हुए हैं। इसके साथ ही हमें क्या है, वनों का रोपण करना चाहिए और खेतों में मेड़ आवश्यक रूप से बनानी चाहिए। मेड़बंदी सीढ़ीदार खेतों पानी को रोकेंगे तथा खेतों की फसलों के योगदान में सहायक होंगी। क्रम से आपका दिया हुआ सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत स्रोत में अंतर। पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा अच्छे से। आपको तय करना है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और अपरंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उनके उदाहरण और समझकर आपको ये टॉपिक तैयार करके रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 4 अंक की वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने कवर करा दिए। जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया तैयार कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, मुझे तैयार करना चाहिए, तो आपको जरूर तैयार कर लेना है। बाकी जो मैंने आपको बताया तैयार करके रखिएगा। ओके, अब केवल आपके क्या वस्तुनिष्ठ तो मैं बता ही दूंगा, इसके साथ ही भारत का मानचित्र और विश्व का मानचित्र रह जाता है, उनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं तो 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज एमपी बोर्ड एग्जाम 26 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद, वीडियो से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है उनसे आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।